हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इसमें एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू करवाए जाएंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री लिया, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस के द्वारा किया जाता है, या जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस या जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम है, तो इसमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी एसबीआई के भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ जो भी 6 महीना बाद जिनका एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर ये सेशन आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें पार्ट 1 है। ये कई सीरीज में आपका पूरा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का सारे क्वेश्चन को यहाँ करवाए जाएंगे। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें आपको क्या होगा कि टोटल क्वेश्चन एवरीथिंग जो भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस हो सकता है आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके आने वाले जितने भी वीडियो है इससे रिलेटेड आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जिसमें क्या होता है मनी ट्रांसमिशन एक्टिविटी, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी, और सेविंग एंड बोरोवर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसमें सेविंग को और फंड्स को हम लोग के क्या करते हैं, हम लोग पैसा जिसको ज़रूरत होता है उसको देते हैं। जैसे देखिए बैंक का हमारा क्या काम है, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन शामिल होता है, कॉमर्शियल बैंक और जितना भी प्राइवेट बैंक होता है सभी हमारा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसका मेन काम क्या होता है, मनी को सबको क्या करना, सेविंग करने के लिए बताना। ठीक है, प्लस जो भी पैसा बैंक में आता है उसको क्या होता है, एक दूसरे को इधर से उधर पैसा ट्रांसफ़र करना, जिसको ज़रूरत है लोन देने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको दे दिया जाता है और वो बिजनेस करता है। इससे पैसा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है ना, लोन और क्रेडिट फैसिलिटी दोनों मिलता है। और हम लोग को क्या करता है, सेविंग को चैनलाइज किया जाता है फंड्स को, और टू किसको, बोरोवर्स को मतलब लेनदार को। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को वो पैसा दिया जाता है ताकि वो पैसा का सही यूज हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेन फंक्शन है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं आप लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक एंड बिल्डिंग सोसाइटी ईटीसी, दे engage in various activities such as money transmission activity, providing loan and credit facility. The key role is to channelize saving and funds between savers and borrowers. ठीक है, तो ये सब किसका क्या है, मेन फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बताइए कि कौन सा इसमें से है जो कि फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मनी मार्केट तो होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट भी होता है, बॉन्ड मार्केट भी होता है, क्या नहीं होता है, रियल एस्टेट मार्केट हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड्स मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट इज़ नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रिकाउंसलिंग द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो बताइए कि इसमें से मेन क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल है, मेन रोल क्या है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी, फैसिलिटिंग हायर लेवल्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादातर हम लोग बैंक का क्यों होता है, बैंक हम लोग को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए मेन रोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पढ़ लीजिए कि फैसिलिटिंग हायर लेवल्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल, क्या एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे किस लिए, तो रिकंसिलिंग द कन्फ्लिक्टिंग नीड्स ऑफ सेवर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, जो सेवर्स होता है, सेवर्स जो पैसा जिसके पास एक्स्ट्रा है वो पैसा कहाँ रखे, ठीक है, तो पैसा बैंक में रखता है, और जिसके पास ज़रूरत है, जो ज़रूरत है जिसको, बोरोवर्स किसको कहते हैं, लेनदार को, जिसको लोन लेने का ज़रूरत होता है। और मेन काम है क्या, द एम इज़ टू फैसिलिटेट हायर लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ये इसका मेन काम यही है कि सेविंग को भी बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो पैसा सिर्फ घर में रखा हुआ रहता वो पैसा अगर बैंक में गया तो वो ज़रूरतमंद लोगों के पास लोन के रूप में चला जाता है, और उसके बाद वो पैसा का बिजनेस होता है और उससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी में वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण वो ऑनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बैंक डिपॉजिट तो होता नहीं, बॉन्ड्स भी नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं, तो क्या बचा? स्टॉक, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर भी कहते हैं। अगर जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उन्हें पता होगा स्टॉक क्या होता है। ठीक है, ये मेन होता है शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो स्टॉक्स को ही हम लोग कहते हैं मेन। ठीक है, तो मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑनरशिप का। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि स्टॉक रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन ए कंपनी प्रोवाइडिंग शेयर होल्डर्स विथ वोटिंग राइट पोटेंशियल डिविडेंड। और साथ ही साथ मैं आंसर के साथ क्वेश्चन भी लगा दिया हूँ दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और जितना ज़्यादा जल्दी मेरा सब्सक्राइबर पूरा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर मिलेगा जो कि बहुत आप लोग के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, और बिगनर्स के लिए पूरे कोर्स यहाँ पर पढ़ाऊँगा बिल्कुल फ्री, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीए, सभी का यहाँ पर आपको स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हमारे चैनल को जितना जल्दी से जल्दी ग्रो कीजिए ताकि आप लोग को भी अच्छा से अच्छा वीडियो मिले। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स इन द इकोनॉमी। तो बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट्स इन द इकोनॉमी, क्या इसका महत्वपूर्ण है, तो बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है इन चैनलाइजिंग सेविंग एंड फंड्स। ठीक है, अगर ये बैंक नहीं होता तो मान लीजिए ये बैंक है। ठीक है, ठीक है, अगर बैंक नहीं होता तो क्या हम लोग पैसा जमा कर पाते हैं? नहीं। और जिसको लोन लेना है वो कहाँ से लेता दोस्तों? तो ये मेन क्या है, इंटरमीडिएट का काम करता है हम लोग का। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो दिक्कत होता, क्योंकि पैसा तो सबके पास है और जिसको ज़रूरत है उसके पास नहीं है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट का काम करता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एक्टिंग एज इंटरमीडिएट इन चैनलाइजिंग, किस लिए चैनलाइज मतलब क्या करना, पैसा को इधर से उधर करना, सेविंग्स एंड फंड्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद मैंने इसका आंसर वहीं पर लगा दिया हूँ, ताकि आपको दोबारा जब रिवाइज करिए तो बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, सामने क्वेश्चन रहता है दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये मैंने नया एक ट्रिक लगाया जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, नया नया इनिशिएटिव आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, और बताइएगा कि आपको एमसीक्यू वाला अच्छा लगता है या टॉपिक वाइज। ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊं या एमसीक्यू के साथ में। ठीक है, तो आप ये भी बात आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इट्स ऑपरेशन, मतलब आरबीआई का ऑपरेशन स्टार्ट कब, मतलब बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन बेसिक होता है। ठीक है, तो जो भी बैंकिंग स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा, चाहे वो ईजी ही क्यों ना हो, प्रत्येक क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक बैंकिंग में टोटल चीज़ कवर किया जाएगा, चाहे एटीएम कितने टाइप्स का होता है, आरआरबी क्या होता है, फिर मतलब टोटल चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, ये सेशन कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 19, जल्दी बताइए कितना होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई का क्या हुआ था, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, बिजनेस। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द व्हेन डिड द आरबीआई कमेंस इट्स बिजनेस, कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनिशियली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज प्राइवेटली ऑन्ड, पहले तो प्राइवेटली था। व्हेन इट बिकम फुल्ली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कहिए कि पहले प्राइवेट था और ये पब्लिक कब बना, मतलब पब्लिक कंपनी कब बना। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, कब हुआ था? सॉरी
1945 में कैसे हो सकता है, 1949 में जब इसका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और एक याद रखना है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और ये सरकारी बैंक कब बन गया था, 1949 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकेम फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब, 1949 में, और स्टार्ट कब हुआ था इसका बिजनेस, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट लेजिस्लेटिव एक्ट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बताइए कि क्या है इसका, कौन सा एक्ट काम करता है हमारे आरबीआई के लिए। ठीक है, तो हमारा करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, याद रखिएगा 1934, आरबीआई एक्ट 1934 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई के लिए लेजिस्लेटिव एक्ट है, जो कि इसी के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, तो बताइए कि किस कमीशन ने, समझ जाए कि कौन सा कमीशन ने आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट में मेन अहम रोल निभाया। ठीक है, तो बताना है किसके, मतलब कह सकते हैं किसके रिकमेंडेशन के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना चाहिए। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई का क्या हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट, व्हाट चेंज अकर्ड इन द ऑनरशिप स्टेटस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1949, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1935 में स्टार्ट हुआ था, और 1949 में क्या हुआ था, वो पब्लिक सेक्टर बन गया था, पहले प्राइवेट था, बाद में क्या हो गया था, पब्लिक। तो देखिए किसमें ये आंसर है हमारा, तो देखिए दोस्तों, इट बिकेम फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब, 1949 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के हेड क्वार्टर कहाँ है ये भी बताना है। ठीक है, तो आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो बताइए। तो जानते हैं हम लोग ज़्यादातर बैंकों का हेड क्वार्टर्स कहाँ है, हमारा मुंबई में, इसी तरह से आरबीआई का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, हमारा मुंबई में, याद रखिएगा प्रेजेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हाउ मेनी जोनल ऑफिस डज द आरबीआई हैव, तो जोनल ऑफिस आरबीआई का कितना है ये बताना है आपको। बोले ना दोस्तों, इस वीडियो में, इस सेशन में आपको प्रत्येक छोटा से छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ करवा दिया जाएगा, जो आपके नोट्स में मिलता है। ठीक है, नोट्स दे दूंगा, बल्कि हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज़ जो भी बताऊँगा सारा एमसीक्यू फॉर्मेट में बता दूंगा, टोटल चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, किसी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा कितना है, कितना जोनल ऑफिस है हमारा, 4, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जोनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, देखिए चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा 4 जोनल ऑफिस होता है इस आरबीआई का, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, हाउ मेनी रीजनल ऑफिस डज द आरबीआई, तो रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस तो 4 था, और रीजनल ऑफिस कितना ये बताना है आपको। तो रीजनल ऑफिस है हमारा 21, जोनल ऑफिस कितना 4, और रीजनल ऑफिस है 21, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन एडिशन टू द रीजनल ऑफिस हाउ मेनी सब ऑफिस, मतलब देखिए एक तो पहले था क्या, जोनल ऑफिस, फिर रीजनल ऑफिस, अब है सब ऑफिस। ठीक है, तो जोनल ऑफिस कितना था 4, रीजनल ऑफिस कितना था 21, अब बताना सब ऑफिस कितना है, तो सब ऑफिस अब आपका 11, याद रखिएगा कितना है 11, तो 4, 21 और 11, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट होस्ट जोनल ऑफिस। ठीक है, तो देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट जोनल ऑफिस, तो पढ़े थे ना अभी, कहाँ कहा था, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, और कोलकाता में भी, और मुंबई में, तो हैदराबाद में तो नहीं ना है दोस्तों। तो देखिए याद रखिएगा, फिर बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के लेकर प्राइमरी फंक्शन क्या है आरबीआई का। ठीक है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, मेन क्या है इसका, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्या है, ओवरसीइंग फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किस इसीलिए क्या जाता है, क्योंकि इशू करेंसी तो उसका मेन फंक्शन, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आ जाता है ये आपका ओवरसीइंग फिजिकल पॉलिसी के लिए। ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग,
विच फंक्शन इन्वॉल्व द सेंट्रल बैंक एक्टिंग एज ए बैंक फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जैसे हम लोग के लिए बैंक कौन है, हमारा बैंक है जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, जिसमें हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं, जहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, जहाँ से लोन ले सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, तो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है कौन, आरबीआई। तो वो भी क्या करेगी, बैंक फॉर द गवर्नमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है क्या फंक्शन होता है गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करने के लिए। तो ये हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी, वर्किंग एज अ बैंक फॉर द गवर्नमेंट। मतलब बैंक का पैसा जमा करना, बैंक को लोन देना, मतलब बैंक लोन देगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का जितना पैसा होगा वो पैसा वो रिसीव कर सकता है। तो एक बैंक के रूप में काम करता है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में बता सकते हैं कि क्या इसका मेन अहम रोल है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना मेन काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फंक्शन इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल बैंक वर्किंग एज ए बैंकर फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अब बताइए शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करती है बताइए। तो वर्किंग एज फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, कौन, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए। क्योंकि अगर हम लोग को भाई लोन चाहिए तो हम लोग तो बैंक के पास जाते हैं, अगर बैंक को लोन चाहिए या बैंक का पैसा अपना जमा करना है तो कहाँ करेगा, तो आरबीआई में। और ज़रूरत पड़ने पर लोन बैंक कहाँ से लेगा, आरबीआई के द्वारा लेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। मतलब बताइए कि सेंट्रल बैंक का क्या रोल है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो सकता है ऑप्शन डी, जिसमें लिखा हुआ है बाय इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कंड्यूसिव टू ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी मेन बनाता है कौन है, आरबीआई। तो ये बहुत अहम रोल निभाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है कि विच सब्सिडरी ऑफ आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इन इंडिया। मतलब DIGCC कौन करता है, तो देखिए कौन सा है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, तो ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, DICGC, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका मेन काम है दोस्तों, अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या बैंक में पैसा डूब जाता है बैंक, तो जो भी कस्टमर के पैसे डिपॉजिट होते हैं वो ये बैंक क्या करता है, ये संस्था सभी कस्टमर को पैसा लौटाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये देख लीजिए क्वेश्चन कि विच सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो सब्सिडरी होता है, अभी देखिए पहला सब्सिडरी क्या था, DICGC, याद रखिएगा सभी सब्सिडरी का यहाँ पर कवर किया गया। तो विच सब्सिडरी ऑफ आरबीआई इन्वॉल्व इन द प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स में करेंसी नोट्स को प्रिंट कौन करता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो है ना वो हमारा सब्सिडरी है आरबीआई का ही। और ये किस लिए होता है, तो नोट करेंसी नोट्स को ये प्रिंट करता है, याद रखिएगा। पहला था DICGC जो इंश्योरेंस पैसा वगैरह के लिए रहता है, और दूसरा हमारा बैंक किस लिए, तो नोट्स को प्रिंट करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, तो देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सिडरी फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर आरबीआई। देखिए तो अभी ये तीसरा हमारा आरबीआई का क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो देखिए ये क्या याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा है सब्सिडी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों REBIT, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये भी एक सब्सिडी है आरबीआई का। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है विच सब्सिडरी इज एसोसिएटेड विथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कौन करता है, तो देखिए तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए है कौन, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, याद रखिएगा IFTAS। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब सब्सिडरी है आरबीआई का, और जितना भी बताएं उसको नोट्स कर लीजिएगा, और ये तो PDF आपको मिल ही जाएगा।
तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, विच सब्सिडरी इज इस्टेब्लिश्ड एज एन इनोवेशन हब बाय आरबीआई। तो ये आप लोग न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, बार बार ये इनोवेशन हब नाम आता ही है। ये भी हमारा क्या, आरबीआई का सब्सिडरी। तो जितने भी सब्सिडरी का नाम बताएं हैं दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा सभी सब्सिडरी का नाम, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सब्सिडरी नहीं है आरबीआई का, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में आजकल। तो देखिए ये हमारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है, ये भी एक सब्सिडरी है आरबीआई के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डज DICGC स्टैंड। अभी हम लोग पढ़े थे, ये भी क्या है, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई है। और DICGC का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, अभी हमने बताया है इसको, ठीक है। तो ये देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हमारा DICGC का फुल फॉर्म होता है। DICGC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन वाज DICGC इस्टेब्लिश, कब DICGC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बोले थे ना दोस्तों, टोटल ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा MCQ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखिए कब गठन हुआ था इसका, तो 1961 को गठन हुआ था, याद रखिएगा DICGC का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दिया हूँ सब में से क्वेश्चन के बाद उसका आंसर कभी लगा दिया हूँ, ताकि PDF में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC। जैसा मैंने बताया था कि अगर बैंक डूब जाता है या बैंक में पैसा नहीं रहता या किसी कारण से बैंक बंद हो जाता है, तो उसमें जो भी कस्टमर है, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना पैसा ये टारगेट रखता है, मतलब कितना गारंटी देता है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट कितना है कि DICGC हर एक कस्टमर को लौटाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है दोस्तों 5 लाख, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख जमा था और आपको 5 लाख लौटाएगा, नहीं, ये मैक्सिमम अमाउंट है। जिसका मान लीजिए 20 लाख है या 10 लाख था, 8 लाख था, तो उसका सारा पैसा नहीं डूबेगा, 5 लाख तक लौटाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतना का मैक्सिमम कवर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप लोग अगर SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक गलती मत कीजिएगा दोस्तों, क्या कि पूरा दिन सिर्फ GA मत बैठ के पढ़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताया उस पर आप कर लीजिएगा काम, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल का जितना भी वीडियो का PDF होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर। और अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए फिर से, ठीक है।